हेलो फ्रेंड्स, जो जहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में छोड़ा था उसी से आगे बढ़ना है अपने को। और इसमें देखना है कि ये हम लोगों ने टेबल्स बनाई थी टोटल रेवेन्यू की, कुल संप्राप्ति की, एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत संप्राप्ति, और सीमांत संप्राप्ति यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू की। अब इसी का हमने ग्राफ बना दिया। तो आप देखिए टोटल रेवेन्यू 0 है, पहले यहाँ पर 0 है, फिर बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम 50 पर पहुंच रहा है। ठीक, तो ये देखिए बढ़ता गया 42, 45.5, 48, 39.5, फिर 50। उसके बाद से फिर घटना स्टार्ट हो गया, और घटने का भी जो क्रम है वो एकदम ही बराबर है। देखिए जितना यहाँ पर गैप था, फिर 48 आया, इसके बाद मैं बता सकता हूँ कि अगली बार 45.5 आएगा, फिर 42 आएगा। ऐसा क्यों आएगा वो मैथ्स से भी मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ, और उसका भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ब्रीफ में। हालांकि कई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत डरते हैं मैथ्स से, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल की मैथ्स रहती है, जिसको आप समझ लोगे तो ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, अच्छा तो अब देखो ये जो हमारा ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? ये जो ऐसे गया यू जैसा बना है, हालांकि ये इन्वर्टेड पैराबोला है, पैराबोला ही है, और नीचे की डायरेक्शन में इसलिए इसको बोल देंगे इन्वर्टेड करके। तो ये जो हमारा है ये क्या होता है? ये हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व हो गया। साथ में हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक ऐसे करके लाइन जा रही थी जो हमारा डिमांड कर्व था। डिमांड कर्व हमारा इसमें बहुत नीचे से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैं 50 दिखाना था, नहीं तो हम इसी को ऊपर से दिखा सकते थे। कुछ भी हो, ये जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू के बराबर निकला था। हम लोगों ने ये देख लिया था। कैसे देख लिया था? सारी वैल्यूज एवरेज रेवेन्यू की जो थी वो एग्जैक्टली जो डिमांड पर आ रही थी वो उससे मैच कर रही थी। क्वांटिटी और प्राइस, वैसा ही क्वांटिटी और एआर यहां पर मैच कर रहा था पूरी ही तरह से। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है। साथ में हम लोगों ने मार्जिनल रेवेन्यू को जब देखा, तो मार्जिनल रेवेन्यू से एक चीज तो पहले ये समझो, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। ठीक, ये वाला जो कर्व है। अब टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालते कैसे हैं? तो मान लीजिए मुझे निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू 5 पर क्या होगा। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू 5 पर क्या होगा? तो TR5 टोटल रेवेन्यू 5 यूनिट पर कितना है, माइनस टोटल रेवेन्यू 4 यूनिट पर कितना था। तो 5वीं में टोटल रेवेन्यू कितना बना, उससे चौथी तक जितना टोटल था उसको घटा दिया, तो वो जो अंतर आया वो मार्जिनल हो गया, वो सीमांत हो गया। अब वो सीमांत हम कैसे निकालते हैं? उसका अलग अलग तरीका है। यहां पर हम लोगों ने क्या तरीका निकाला था कि हम लोग बस घटाते चले गए। 18 में से 9.5 घटा दिया। अब 5 वाले से घटाना है तो हम लोगों ने क्या किया था? 37.5 से आपने 32 घटा दिया, तो आपको मिल गया ये 5.5। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने निकाला था। अब वास्तव में मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना, ग्राफ में देखकर के आप कैसे समझ सकते हो उसको भी हम लोग समझेंगे। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये एक कर्व है, ये सीधी रेखा नहीं है, ये पूरा ही एक कर्व है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर जब आप पहुंच रहे हो तो ऐसे एक अगर इसका स्लोप बनाओगे, ढाल बनाओगे कि इस पर कितना ढलान है, कितनी प्रवणता है, हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं प्रवणता या स्लोप या ढलान, एक ही बात है। कैसे निकाला जाता है? हम लोग टेंजेंट खींच देते हैं। जिस पॉइंट पे जा रहा है वहां पर आप सीधी रेखा खींच दो। इस पॉइंट पर अगर आपको निकालना है तो आपने एक सीधी रेखा खींच दी ऐसे। ठीक, इस पॉइंट पे आपको निकालना है तो आपने यहां पर एक सीधी रेखा खींच दी ऐसे। ठीक है, तो आप एकदम सीधी रेखा खींच देते हो। यहाँ पे आपको निकालना है तो आप अभी देखो सीधी रेखा नहीं बनी, थोड़ा उतना क्लियर ऐसे नहीं बनाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन आप समझिए कि हो क्या रहा है। जब आपने एकदम स्टार्ट किया था तो यहाँ पर स्लोप बहुत ज्यादा था। ठीक, स्लोप बहुत ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसी रेखा पर चलते आते तो आप ज्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं। इस पे चलोगे तो उतना ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, और ये तो एकदम से फ्लैट हो गई। इस पर आप इसी रेखा पे अगर चलते रहोगे तो हमेशा इसी ऊंचाई पर बने रहोगे और ऊपर आपको जाना नहीं होगा। तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप ही आपका वास्तव में मार्जिनल रेवेन्यू बता रहा होता है। तो किसी भी पॉइंट पर जितना इस स्लोप की वैल्यू निकल करके आएगी वही वास्तव में आपको मार्जिनल रेवेन्यू लाइन पर दिख रही होती है। ठीक, अच्छा अब ये थोड़ा सा ग्राफ्स हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलस का हिस्सा भी आने लग जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए समझना है वो क्या समझना है, ये हमने टोटल रेवेन्यू, ये हमने एवरेज रेवेन्यू जो हमारा डिमांड करके बराबर आ गया, और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमने किसके लिए निकाला है? मोनोपोली के लिए निकाला है। और याद करिए जब हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार पढ़ा था, तो हमें टोटल रेवेन्यू ऐसा दिखता था, क्वांटिटीज बढ़ाते चले जाओ, जितना भी बेचना है सीधी लाइन में जाता था। तो वहां पर टोटल रेवेन्यू ऐसा था, यहां पर ऐसा है। वहां पर हमारा जो प्राइस था, कीमत रेखा थी, प्राइस लाइन थी, वही मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो गया था और वही एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो गया था। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो डिमांड के बराबर हो गया है, वहां पर प्राइस के बराबर था, और यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू अलग है। वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू यानी कि सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति दोनों बिल्कुल बराबर थे। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। क्यों ध्यान रखने हैं? ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, तब आपको समझ में आएगा कि ओह यहां पर क्या क्या बदल चुका है। ठीक, अच्छा अब वहां पर ऐसा क्यों होता था? इसलिए होता था कि प्राइस आपका हमेशा फिक्स्ड है।
आप क्या निकालोगे, रेवेन्यू निकालोगे, तो प्राइस में क्यू से गुणा कर दोगे, तो पी क्यू आपका क्या हो जाता था, टोटल रेवेन्यू हो जाता था। अच्छा, तो वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि प्राइस हमेशा फिक्स्ड है, तो आप क्यू बढ़ाओगे तो एकदम ही लीनियर बढ़ेगा। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी है तो टी बराबर पी इंटू क्यू, यहां पर भी क्या है, टोटल रेवेन्यू अगर आप यहां निकालोगे, यहां मतलब मोनोपोली वाले केस में, तो क्या है, देखो टोटल रेवेन्यू यहां पर भी पी इंटू क्यू है, लेकिन यहां पर जो पी है ना वो भी क्यू के साथ बदल रहा है। देखो पी इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखा हुआ है, पी कांस्टेंट नहीं है, निश्चित नहीं है, निर्धारित एकदम एक फिक्स वैल्यू नहीं है। यहां पर क्या था, यहां पर प्राइस आपको फिक्स रहता था। क्यों, सारे लोगों का प्राइस टेकिंग बिहेवियर था, सारे लोगों का, सारी फर्म्स का, और अभी तो ये फर्म्स के एंगल से बना रहे हैं, तो फर्म का प्राइस टेकिंग बिहेवियर था, इसलिए यहां पर फिक्स हुआ करता था। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, यहां पर आपका टोटल रेवेन्यू क्या निकल करके आएगा, पी इंटू क्यू। अब पी इंटू क्यू, और पी कितना है, अब इसी को आप समझ लो, यहां पर अगर आपने पी को ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0.5 इंटू क्यू और इंटू क्यू, क्योंकि ये तो पी हो गया, पी इंटू क्यू लिखा हुआ है। अब इसी को आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, टी आर बराबर 10 क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब कक्षा 10 तक की गणित आप लोगों ने पढ़ी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, पढ़ी ही होगी, तभी आप लोग कक्षा 12 में पहुंचे। और कक्षा 10 की गणित में भी हमें दिखता है ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमारा जो स्क्वायर टर्म है क्यू स्क्वायर में, ये क्यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो क्यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यू एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्यू एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू चेंज कर सकता है, परिवर्ती है। अब क्यू में अगर ये क्वाड्रेटिक है और उसी का जो कोफिशिएंट है वो नकारात्मक हो, तो क्या हो जाता है, तो हमें एक उल्टा यू जैसा मिलता है, हालांकि पैराबोला बन जाता है ये, तो एक ऐसा परवलय मिलेगा जो उल्टा होगा। उल्टा मतलब नीचे की तरफ खुल रहा होगा जिसका मुंह, कुछ ऐसे होंगे जिसका ऊपर की तरफ खुल रहा होगा। यहां पर ऐसा नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पहले का जो कोफिशिएंट है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। ठीक, अच्छा, तो इसी वजह से टोटल रेवेन्यू का जो कर्व आएगा, हम ये इक्वेशन देख करके, अगर थोड़ी भी गणित ठीक होगी हमारी, तो हम देख के ही समझ जाएंगे कि इसका जो भी कर्व आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, अब समझो दूसरी बात जो आती है इंपॉर्टेंट, वो आती है कि ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया और हमसे बोला जाए क्या कि आप एवरेज रेवेन्यू निकालो। तो एवरेज रेवेन्यू हम क्या करते हैं, एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है आपका टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू। और यहां तक मत पहुंचो, यहां पर ही आप देख लो, अपॉन क्यू में सीधा सीधा क्यू क्यू कट जाएगा, तो ये वाला सीधा क्यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 माइनस 0.5 क्यू, जो एकदम पहले से ही दिख रहा है 10 माइनस 0.5 क्यू, ये तो आपकी डिमांड की ही इक्वेशन है। अगर आपने यहां से क्या किया, टोटल रेवेन्यू में क्यू से भाग दिया, तो आपको जो मिला वो वास्तव में मांग वक्र है उसकी जो समीकरण था एग्जैक्टली वही मिल गया। तो यहां से सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि इसीलिए इस केस में जो हम लोग मोनोपोली की बात कर रहे हैं, जो डिमांड कर्व है वो औसत संप्राप्ति वक्र यानी कि एवरेज रेवेन्यू कर्व के एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा, एक ही लाइन हो जाएगी। एक ही लाइन के दो नाम हो गए, एक डिमांड हो गया, साथ में एवरेज रेवेन्यू हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज आती है मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालें, अब सोचो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालें। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा कर्व है ना टीआर का, टोटल रेवेन्यू का, इस पर जहां जहां पर आप ये टेंजेंट खींच रहे हो, टेंजेंट का ऐसे करके हम लोगों ने स्पर्श रेखा खींच दी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो जो स्पर्श रेखा का स्लोप होगा, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, वही उस बिंदु पर उस वक्र की प्रवणता होगी। जैसे इसको मैं थोड़ा सा बिगाड़ करके समझाता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो मैथ्स में जिन लोगों ने ठीक से बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी सी समस्या आती है, और ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कॉलेज के बाद एक साल मेरा इकोनॉमिक्स में मास्टर्स था, उसके बाद से मैंने एक साल यूपीएससी में प्रिपरेशन की, और मेरा इकोनॉमिक्स था, ऑप्शनल सब्जेक्ट था। अब उसी टाइम पर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डीयू से पढ़ करके आए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर इकोनॉमिक्स काफी अच्छी पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स पढ़ करके आया था बिट्स पिलानी से, और मेरा जो पूरा बैकग्राउंड था वो मैथ्स वाला बैकग्राउंड था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। आईआईटी से भी बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स पढ़ करके आते हैं, तो हम लोगों को ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम लोग मैथ्स हम लोग की काफी थोड़ी रिलेटिवली काफी स्ट्रांग हुआ करती, तो हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आती थी। और डीयू के बहुत सारे लोग ऐसे थे, कुछ डीयू के लेक्चर्स भी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पर यूपीएससी के लिए, तो वो लोग भी काफी स्ट्रगल करते थे। और इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आप लोग थोड़ी सी मैथ्स को ठीक करोगे तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। अब देखो यहां पर मैं बोल क्या रहा हूं कि मान लीजिए कोई ऐसा कर्व है, इस कर्व पर आप यहां पर अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो कुछ ऐसे बनकर के आएगी, यहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो कुछ ऐसे बनकर के आ जाएगी, यहां पर खींचोगे मतलब जो पॉइंट है वहां पर आपने उसी पॉइंट पर एक सीधी लाइन खींच दी, बाहर से सिर्फ टच करते हुए जा रही है, सिर्फ उसी पॉइंट पर, बाकी किसी पॉइंट पर टच नहीं कर रही। तो होता क्या है, ये जो स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु पर अगर मैं पूछूं कि ये जो वक्र है
ठीक, इस बिंदु का नाम मान लीजिए मैंने ए रख दिया। तो इस वक्र पर ए बिंदु है और ए बिंदु पर इस वक्र का कितना स्लोप होगा, कितनी प्रवणता होगी, तो इस पर जो स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श रेखा की प्रवणता तो फिक्स हो जाती है क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो इसकी जो इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वही प्रवणता उस बिंदु पर उस वक्र की होगी, ये बात होती है। अब हमारा जो टोटल रेवेन्यू का कर्व है वो ऐसा, ये वक्र है ऐसा है। अब इसमें ये जो पॉइंट अपने को मिला, यहां पर ये सीधी लाइन खींची है, यहां पर भी एक सीधी लाइन खींची है, लेकिन ये देखो यहां पर पहले ऐसे है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो गई। ठीक है, आप समझ रहे हो क्या रहा है ऐसे। तो देखिए ये ज्यादा खड़ी सीढ़ी है, मान लो एसी पर आपने एकदम से सीढ़ी बना दी, मेरे हाथ पर सीढ़ियां बना दी, तो यहां से पहले तो बहुत ज्यादा सीधा है, स्टीप है, तो ऐसी सीढ़ी है, तो यहां से ऐसे कोई चढ़ेगा, सोचिए कितनी जल्दी थक जाएगा। दूसरी बार थोड़ी सी लेट गई है सीढ़ी, तो प्रवणता कम हो गई। तीसरी बार क्या हुआ, और प्रवणता कम हो गई। चौथी बार क्या हुआ, एकदम फ्लैट हो गई, सीधा रास्ता हो गया, सीढ़ी बची नहीं। ठीक, उसके बाद से क्या हुआ, सीढ़ी उतरना स्टार्ट हो गई। आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो हर जगह पर, यहां पर जब चलना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, यहां पर चढ़ना स्टार्ट कर तब भी ऊपर चढ़ना है, लेकिन उतना ज्यादा स्टीप नहीं चढ़ना है। यहां पर आ गए तो एकदम फ्लैट हो गई, सीधे सीधे चलते चले जाओगे। यहां पर आ गए तो उतरना शुरू कर दिया, यहां पर आ गए तो और तेजी से उतरना शुरू कर दिया, और यहां पर आ गए तो और भी ज्यादा तेजी से उतरना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एकदम से एकदम स्लोप नेगेटिव होता गया। तो ये हो क्या रहा है कि जैसे आप नीचे चलना स्टार्ट कर दिए, वहीं से आप देखोगे तो आपका जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व है वो नेगेटिव हो जाता है। ये जीरो है, जीरो के नीचे आ गया तो उस लेवल से ही नीचे होना स्टार्ट होता है, वहीं से नकारात्मक हो जाता है। उसके पहले भी लगातार कम होता जा रहा है। क्यों? पहले बहुत स्टीप है, बहुत ज्यादा चढ़ाई है एकदम से, फिर थोड़ी कम चढ़ाई वाला आया, फिर कम चढ़ाई वाला आया, फिर एकदम फ्लैट हो गया। जहां पर एकदम फ्लैट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर प्रवणता शून्य है, और इसी वजह से इस बिंदु पर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत संप्राप्ति है, वो शून्य हो जाती है। ठीक, आगे बात समझ में। तो ये हम लोगों ने देखा है ग्राफ से। अब ग्राफ से देखने से भी ज्यादा अच्छा तरीका एक और है। क्या है ज्यादा अच्छा तरीका? वो है थोड़ी सी गणित यूज कर लेने का। बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल हम लोग इसको यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन। मार्जिनल रेवेन्यू हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल रेवेन्यू था वो कितना था, 10Q माइनस 0.5Q स्क्वायर। ठीक, इस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में। ये कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो डर जाएंगे। मैं उनसे बहुत आराम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है, और यहां से हमें एकदम से कुछ चीज दिखेगी जो बहुत ज्यादा चमत्कारी होगी। ठीक है, तो क्या चमत्कार है अभी देखिए। आपने टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो इसमें क्या करता है, 10Q का हो जाता है डिफरेंशिएशन 10, और यहां पे आ जाएगा 0.5 Q स्क्वायर है, तो ये 2 पहले आ जाता है, 2 इंटू Q टू द पावर 1 है, तो यहां पे पावर 1 बचेगी। अब Q टू द पावर 1 है तो यानी कि Q रह गया, Q की घात 1 तो Q हो गया, और ये 2 आ गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का Q में गुणा करेंगे तो सीधा सीधा बचेगा Q। तो आपका क्या आ जाएगा, ये जो आया है यही आपका क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहां से आपने जैसे आपको ये इक्वेशन दिखी तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। आप तो कह रहे थे चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार यह हुआ कि आप देखो एवरेज रेवेन्यू जो है यार वो 10 माइनस 0.5 क्यों है, तो यहां पर एवरेज रेवेन्यू में जो प्रवणता है वो -0.5 आपको दिख रही है। एवरेज रेवेन्यू वाले साइड से देखोगे यहां पर क्या है, -1 है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, -½ ज्यादा होता है या -1 ज्यादा होता है, -0.5 ज्यादा है, -½ ज्यादा है। माइनस जितना निगेटिव में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा ना वो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। तो देखिए इसीलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू का ढलान है वो ज्यादा है, और ये आपका कितना था, इसका था, ये था आपका 0.5 क्यों था, नेगेटिव है ना, तो यहां पर ढलान है वो 0.5 है। ठीक, निगेटिव, तो निगेटिव 0.5 है, इसलिए वो उतने तेजी से नहीं गिरेगा जितना तेजी से क्या गिरेगा, आपका मार्जिनल रेवेन्यू। और एक और चीज समझना, इस तरह के अगर स्ट्रेट लाइन कर्व्स होंगे, कैसे स्ट्रेट लाइन कर्व्स होंगे, वहां पर उस वाले केस में तो हमेशा ही मोनोपोली के केस में जो भी प्रवणता आएगी किसकी, एवरेज रेवेन्यू की, उसकी ठीक दुगनी होगी। तो पहले से नकारात्मक तो रहेगी, डिमांड कर्व नॉर्मली नकारात्मक होता है। ये लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताता है कि ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड हो रही होती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, तो उस हिसाब से जो भी यहां पर प्रवणता आएगी उसकी ठीक दुगनी आ जाती है। और इस वजह से जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, हमेशा ही ध्यान रखिएगा, एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू आपका हमेशा ऊपर रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू से। और हर केस में जहां पर प्रवणता शून्य हो रही होगी, देखिए अभी मैं रफली बना देता हूं, ऐसे समझिए, ये आपका अगर मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू है, तो इस जहां पर ये कट कर रहा है उसका बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पर आप चले जाओगे, वहां पर आप निकाल दोगे क्या, ये आपका एमआर हो जाएगा। ठीक, ये आपका एआर हो जाएगा। अब यहां पर एक और चीज समझ लो, क्योंकि ये बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी ज्यादा रहेगा,
क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि दोगुने की बात है। यहां पर क्या हुआ, उतनी तेजी से नहीं कर रहा, तो यहां पर जो गैप है वो कम रहेगा। ठीक, एक ही पॉइंट पर आप निकालोगे, यहां से इतनी दूरी पर निकाला, मान लीजिए 8 है, और यहां पर भी आपने 8 पर ही निकाला था, ये 8 है मान लीजिए, तो यहां पर गैप ज्यादा रहेगा दोनों के बीच में, यहां पर कम रहेगा। ये भी अलग से समझाएगा हमारी किताब में, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ्स आती है आपको दिख जाएगा तुरंत ही कि यार इसकी जो प्रवणता है किसकी, एमआर की, वो दुगनी है, लेकिन दुगनी नकारात्मक, इसलिए वो बहुत तेजी से गिरेगा, तो हमेशा ही एमआर नीचे रहेगा, एआर ऊपर रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया इस वाले वीडियो में, सारी चीजें समझने की, देखो कैसे वैल्यूज निकल करके आ रही थी। तो हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू निकाला, टोटल रेवेन्यू के साथ में पी इंटू क्यू किया था, वहां से एवरेज रेवेन्यू निकाला, तो देखा अरे तो फिर से वही क्वेश्चन मिल गई, कौन सी, तो डिमांड कर्व की थी, और इसीलिए एवरेज रेवेन्यू और डिमांड एग्जैक्टली सेम है। फिर हम लोगों ने एमआर के लिए एक तो स्लोप वाला आइडिया देखा ग्राफ से, कि हम लोग स्लोप देखते जाएंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, और फिर हम लोग दूसरा क्या देखा कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज कर लोगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब इक्वेशन से हमें सीधे से समझ में आ जाता है कि एमआर हमेशा नीचे रहेगा और एआर ऊपर रहेगा। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको ठीक से समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और बाकी अभी इसी टॉपिक में कुछ चीजें बची हुई हैं, इसी टॉपिक मतलब मोनोपोली में, फिर बाकी का चैप्टर भी बचा हुआ है, तो उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। मिलते हैं।